हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं वीरेंद्र भीमवाला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम आपका 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं और आज उसका पार्ट 9 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा मैंने कल 8वां चैप्टर मतलब चैप्टर का 8वां जो पार्ट पढ़ाया था उसमें परमाणु त्रिज्या पर थे हम, और मैंने कहा था कि इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें, तो आज पार्ट 9 के अंदर मैं इसी को ही समझाने की कोशिश करता हूँ आपको दोबारा से। कल मैं थोड़ा जल्दी में लास्ट खत्म करके चला गया था वीडियो। तो परमाणु त्रिज्या सबसे पहली प्रॉपर्टीज थी हमारी तत्वों की। तो मैंने क्या बताया था कि त्रिज्या क्या होती है। जैसे जो वृत्त होता है उसका केंद्र से उसके परिधि के बीच की दूरी होती है। तो सिमिलरली ऐसे ही परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है, कोई परमाणु है और उसके बीच में क्या है, नाभिक है, उससे उसके जितने भी बाहर के कोष होंगे, सबसे लास्ट का कोष जो होगा बाह्यतम कोष जिसको हम बोलते हैं। बाह्यतम कोष का मतलब लास्ट का कोष। तो वो जितनी दूरी पर होगा वहां से और नाभिक के बीच की दूरी को क्या बोलते थे, परमाणु त्रिज्या कहते थे। अब मैंने ये बताया था परमाणु त्रिज्या कहाँ बढ़ती है कहाँ घटती है। तो सीधी सी बात है, यदि मैं तुमको दो परमाणु दूं, एक X दे दिया जिसमें तो ये है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक Y दे दिया जिसमें ये कोष है, यहाँ इलेक्ट्रॉन। त्रिज्या तो सीधी सी बात है, देखने पे पता लग रहा है, जहां पर कोष की संख्या ज्यादा होगी वहां पर त्रिज्या भी ज्यादा होगी, जहां पर कोष की संख्या कम होगी वहां पर त्रिज्या भी कम होगी। तो देखो कोष की संख्या कम है लेफ्ट से राइट, और कोष की संख्या ज्यादा है टॉप से बॉटम। तो कहने का मतलब ऊपर से नीचे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये लिख रहा था, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोष की संख्या बढ़ती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोष की संख्या में कमी होती है, इसलिए क्या होगी, परमाणु त्रिज्या का मान कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इससे समझ लो। दूसरी बात इससे समझ सकते हो कि भाई मान लो ये X है, इसके पास 2 कोष हैं, ये Y है जिसके पास में 3 कोष है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव आवेश है। अब इसको ये पॉजिटिव आवेश इधर खींचेगा, इसको यहाँ कहाँ जल्दी खींचेगा, जहां पर कोष कम होंगे वहां जल्दी खींचेगा। तो जितना ज्यादा इसको अपनी तरफ खींचेगा उतने इसका आकार सिकुड़ता जाएगा, कम होता जाएगा। तो कम कहाँ होगा, जहाँ कोष की संख्या कम होगी वहीं तो आकार कम होगा इसका, क्योंकि जल्दी नाभिक खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है ना। तो दूसरी तरफ नाभिक के आवेश से भी हम इसको समझ सकते हैं कि जहां पर कोष की संख्या कम रहेगी वहां पर नाभिक का आवेश ज्यादा रहेगा, इसलिए वो आकार सिकुड़ जाएगा उसका। जहां कोष की संख्या ज्यादा रहेगी नाभिक का आवेश कम रहेगा, वहां पर त्रिज्या का मान ज्यादा रहेगा। तो क्वेश्चन सीधा से ऐसे पूछा जाता है कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है और वर्ग और आवर्त में ये किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो तुमको सिंपली यही लिखना है, परमाणु त्रिज्या की परिभाषा और वर्ग में कहां से कहां जाने पर बढ़ती है, कहां से कहां जाने पर घटती है, और क्यों घटती है वो रीजन तुम दे सकते हो। कोष के यहाँ 2 रीजन हो गए, कोष की संख्या हो गया और दूसरा रीजन हो गया नाभिकीय आवेश। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली त्रिज्या। अब दूसरी त्रिज्या की बात करते हैं। एक और त्रिज्या होती है, दूसरा टॉपिक हमारा इसका गुणधर्मों का, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट है होती है आयनिक त्रिज्या। सेकंड क्या होती है, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या होता है, आयनिक जो वर्ड है वो बना है आयन से। आयोनिक ये है, तो ये बना है आयन शब्द से। और आयन तुमको पता है 2 होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। अच्छा, कब पॉजिटिव आयन बनता है कब नेगेटिव आयन बनता है ये मैं तुमको बताता हूं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है ना, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब वो बन जाता है पॉजिटिव आवेश, मतलब धनायन बन जाता है। क्या बन जाता है, धनायन। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब वो बन जाता है ऋणायन। जैसे मान लो, और ये इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागते हैं, क्यों ग्रहण करते हैं, ये अपना अस्तित्व बनाने के लिए, अपना स्थायित्व बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ग्रहण करते हैं तत्व। ठीक है ना, अष्टक पूरा करना होता है। अष्टक रूल क्या होता है वो आगे जब संयोजकता पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। ठीक है,
तो केवल अभी इतना ध्यान रखना है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनाता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनाता है। ठीक है ना। तो देखो, जैसे ये X परमाणु था, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तब ये बन जाएगा X+। ठीक है। अब जब तक इसने इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा था तब तक इसको हम बोलते थे उदासीन परमाणु, और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा ये बन गया धनायन परमाणु। क्या बन गया, धनायन परमाणु। ठीक है। अब एक बात और है कि उदासीन परमाणु और ये धनायन परमाणु हो गया। उदासीन परमाणु जो था उसकी जो त्रिज्या थी उसको हमने बोली परमाणु त्रिज्या, और जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ये बन गया आयन, और आयन बनते ही जो उसकी त्रिज्या हो जाएगी वो बोलेंगे उसको आयनिक त्रिज्या। क्या बोलेंगे, आयनिक त्रिज्या। तो कुल मिला के इन शॉर्ट यदि हम बात करें तो इतनी बात समझ में आती है कि यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो आयन का निर्माण होता है, और उस आयन की त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। तो देखो यहां पर इसकी परिभाषा लिखता हूं मैं ऊपर। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता या ग्रहण करता है तो आयन का निर्माण होता है, उसी आयन की त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। समझ गए बेटा। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। अब इसके ऊपर दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से हमेशा छोटा होता है, क्यों। पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से सदैव बड़ा होता है, क्यों। दो क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास में कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बन जाता है, धनायन जब बन जाता है तो उसका जो आकार है वो पहले की बजाय कम हो जाता है, क्यों। और ऋणायन का आकार जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका आकार पहले की अपेक्षा बड़ा हो जाता है, क्यों। तो इसका रीजन मैं बता रहा हूं। देखो कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। जैसे हमारे पास है सोडियम जिसका 11 परमाणु क्रमांक होता है, और ये 1s2 2s2 2p6 और 3s1 इसको हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। कितने कोष हुए भाई, 1 2 और 3। तो ये Na हो गया, ये 1 कोष 2 कोष और 3 कोष हो गए। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए भाई, दूसरे में 2 ये और 6 ये 8 हो गए। 2 2 4 2 6 और 2 8 ये भर दिए, और तीसरे में 1 है ये भर दिया भाई। अब भाई इसको क्या लगा कि भाई मेरे को स्टेबल होना है, और स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, एक अष्टक रूल को फॉलो करना पड़ता है। अष्टक रूल क्या होता है मैं बता देता हूँ कि अष्टक रूल के अनुसार
कोई परमाणु अपने स्थायित्व को, अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है, किसी भी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है और किसी के साथ में साझा भी कर सकता है। अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोश में, जैसे इसका बाहर का कोश ये है लास्ट का, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, तब जाके ये हो जाएगा स्टेबल। और स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो वो साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा सकता है। तो या तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, या किसी से साझा कर सकता है इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, तो तब जाके वो अष्टक रूल को फॉलो करेगा। तो ये सोडियम देखो, इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 ही आ सकते हैं इसमें, इसलिए 2 ही है। दूसरे कोष में 8 आ सकते हैं, जो 8 हैं। तीसरे में देखो 1 ही है। अब सोडियम क्या सोचता है कि भाई मैं ऐसे करूं, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं तो मेरी झंझट खत्म हो जाएगी, ये वाला जो कोष है मेरा वो गायब हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से तो रुका हुआ है ये, अब ये भी नहीं रहेगा तो ये कोष खाली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कोष। तो इसके पास 2 ही कोष रह जाएंगे और इस दूसरे कोष में 8 रह जाएंगे। इसका यही तो है भाई, 2, 8 और 1, यही तो है इसका विन्यास। अब ये वाला खत्म हो जाए तो 2 और 8 रह जाए, तो बाह्यतम कोष में 8 ही तो रह गए ना 8। तो ये क्या करेगा, अपने को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो त्यागने के बाद में क्या बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है, ये पॉजिटिव बन गया। अब इसके पास में ये 2 कोष ही रह गए भाई, रह गए ना, 2 कोष रह गए। अब तुमको सीधी सी दिख रही है बात कि भाई 3 कोष में नाभिक का आवेश कम लगेगा और 2 कोष रह जाएंगे तो नाभिक का आवेश ज्यादा लगेगा। तो इसलिए आकार का मान कम हो जाएगा। तो धनायन का आकार, ये धनायन बन गया। इसका आकार अपना उदासीन परमाणु ये था, इससे हमेशा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिससे उसका बाहर का जो कोष होता है वो खत्म हो जाता है और नाभिक पर आवेश ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसका आकार हमेशा छोटा होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट इसमें बात करते हैं ऋणायन में। भाई मैंने ले लिया जैसे क्लोरीन जो होता है 17 पर, तो मैंने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 हो गई 17। 2 2 4 6 10 और 2 12 और 5 17। अब भाई क्लोरीन का जो उदासीन परमाणु था, एक मिनट, हाँ ये था, तो इसके कोष कितने थे बाबूजी? 1 2 3 नजर आ रहे, 1 2 और 3 हमने लिख लिए। तो 2 इसमें और 8 इसमें और 5 इसमें, 7 सॉरी 4 6 और 1 7 है ना, 7। मतलब इसका विन्यास हुआ 2 8 और 7, यही हुआ ना। देखो तो भाई बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7। मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, स्टेबल होगा। और अभी ये है उदासीन परमाणु, तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही इसका जो विन्यास है वो 2 8 7 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। और ये खुद क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। पहले प्लस मतलब वो था उदासीन, अब नेगेटिव आवेश में आते ही क्या बन गया, ये ऋणायन बन गया। बताया था ना, जो कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण होता है, तो ये बन गया ऋणायन। अब और ऋणायन बनते ही इसके विन्यास हो गए 2 8 8। अब हो गया ये स्ट्रॉन्ग, पहले की बजाय अब स्टेबल हो गए। पहले स्टेबल नहीं था तो 7 थे लास्ट में, अब हो गए 8। अब हो गया ये स्टेबल हो गया ना। तो ऋणायन का आकार बड़ा हो गया ना इससे, 2 8 7 थे, अब 2 8 8 हो गए। तो इसलिए ऋणायन का आकार अपने संगत परमाणु से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका रीजन क्या लिखोगे, क्यों होता है? क्योंकि
तो कोई परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी अन्य परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है या उससे साझा कर लेता है, जिससे उसका आकार हमेशा के लिए बढ़ जाता है, नाभिक का आवेश कम हो जाता है। बताया था ना, कोष बढ़ जाते हैं तो नाभिक का आवेश कम हो जाता है। बताया, वो लिख रखा देखो, कोष ज्यादा आवेश कम, कोष कम आवेश ज्यादा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पर आयनिक त्रिज्या भी समझ में आ गई होगी। अब हम तीसरी नेक्स्ट बात करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा दोनों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, आगे चलते हैं अपन तीसरे टॉपिक पर, इसके तीसरे गुण के ऊपर। तीसरा गुण क्या है बेटा? तीसरा है बेटा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की परिभाषा समझते हैं पहले तो। किसी परमाणु के द्वारा, ठीक है ना, किसी परमाणु द्वारा उसके बाह्यतम कोश से, ठीक है ना, किसी परमाणु द्वारा किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, मतलब बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। और पहली बात ध्यान रखना, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है या ग्रहण करता है वो करता है गैसीय अवस्था में। जब वो गैसीय अवस्था में होता है तभी इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में किसी परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। तो गैसीय अवस्था में किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। मतलब क्या करना है, सिंपली से समझा देता हूं, परिभाषा नहीं समझ में आ रही तो। कोई परमाणु है, उसका जो बाहर का कोश है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, और उसको बाहर निकालने के लिए जितनी पावर हमको लगानी पड़ेगी, हम तो क्यों लगाएंगे पावर, कोई परमाणु जो निकाल रहा है वो लगाएगा पावर, तो जितनी पावर उसको लगानी पड़ेगी उस पावर को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, देखो तो ये तरह ही परिभाषा की बात। अब आती है बात कि भाई आवर्त में और वर्ग में किस प्रकार से बढ़ती है घटती है, कहाँ बढ़ेगी कहाँ घटेगी। तो देखो, अब मैं सबसे पहले वर्ग में बात करता हूं। तो बेटा वर्ग में कोष की संख्या तो होती है ज्यादा, होती है ना। तो भाई एक बात बताओ, ये कोई एक्स परमाणु है, दो चित्र बना रहा हूं मैं, एक ये वाई है, एक चार। इसमें तो इसका बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। तो ये नाभिक है, इसमें पॉजिटिव आवेश है ना। ये इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और यहां से ये खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगे। तो यहां से हमको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, इसमें भी हमको यहां से बाहर निकालना है इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एक बात बताओ कि जहां पर कोष कम रहेंगे वहां पर नाभिक की देखरेख, नाभिक की पकड़ मजबूत रहेगी नहीं रहेगी इलेक्ट्रॉन पर? भाई एरिया छोटा है, भाई चुंबक लोहे के ज्यादा पास रखी है तो उसकी जकड़ रहेगी उसके ऊपर। और जहां कोष ज्यादा रहेंगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर रहेगा, तो नाभिक की पकड़ उसके ऊपर कमजोर रहेगी, अट्रैक्ट कम करेगा उसको। तो कहां पर हमको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी बेटा? वो लगानी पड़ेगी हमको यहाँ पर जहां कोष की संख्या कम है।
क्योंकि इधर से ये खींचेगा, इधर से हम खींचेंगे इसको बाहर निकालने के लिए। अब वो इधर से खींचेगा तो हम इधर से जोर लगाएंगे ज्यादा, तो जहां ज्यादा जोर लगाएंगे वही तो होती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो पावर कहाँ लगी ज्यादा? जहां कोष की संख्या कम। क्यों? कोष की संख्या कम है, नाभिक का आवेश ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कठिनाई होगी। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कठिनाई होगी तो पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ जाएगी। कहाँ बढ़ेगी? यहाँ। और ये वाली कंडीशन कौन सी है? ये है भैया आवर्त वाली की। आवर्त में कोष की संख्या कम होती है। समझ गए ना बात? तो सिंपल सी यदि मैं बात करूं वर्ग की, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोष बढ़ते हैं। नाभिकीय आवेश जो होता है वो कम होता है, अतः इलेक्ट्रॉन पृथक करने में आसानी होगी। अब आसानी होगी तो पावर कम लगानी पड़ेगी, सीधी सी बात है, बाहर निकालने में। अतः आसानी होगी तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। समझ गए? अब यही बात मैं यदि आवर्त में करूं, आवर्त में क्या होगी कि कोष की संख्या ज्यादा नहीं होगी, कम होगी, और नाभिक का आवेश रहेगा इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में कठिनाई होगी, और जब इलेक्ट्रॉन कठिनाई होगी तो ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए। अतः इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ गए बेटा? परिभाषा प्लस दोनों के बारे में, आवर्त में और वर्ग में किस प्रकार चेंज होती है, किस प्रकार बढ़ती है, घटती है, जो भी है। ठीक है? क्लियर हुई बात? तो ये हमारे 3 पढ़ लिए हमने, आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। एक चौथी और पढ़ते हैं। चौथी है उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। गलती कर दी बेटा अपन ने। क्या गलती कर दी? सॉरी, मिस्टेक हो गई। वो जो अभी हमने पढ़ी थी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने नाम गलत लिख दिया था। वो थी बेटा आयनन एंथैल्पी। ठीक है ना? क्या थी बेटा? आयनन एंथैल्पी। थोड़ी मिस्टेक हो गई, कॉन्सेप्ट सारा वही है। पहले परमाणु त्रिज्या पढ़ी, फिर आयनिक त्रिज्या पढ़ी, अब तीसरी जो पढ़ी थी वो आयनिक त्रिज्या थी। सॉरी, आयनिक त्रिज्या नहीं, आयनन एंथैल्पी। अब जो पढ़ेंगे वो होगी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। नाम गलत था, बाकी जो पढ़ाया था सब कुछ सही है, केवल नाम गलत था। उसमें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जगह आयनन एंथैल्पी आएगी बस। ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पढ़ेंगे। नाम गलत है बेटा, दोबारा बता रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट सही है, केवल नाम गलत है। नाम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जगह आयनन एंथैल्पी हो जाएगा बस। पूरा सब कुछ सेम है जो भी पढ़ाया है। अब है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी एक जैसे नाम है ना, इसलिए, या इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। ठीक है? देखो, हो जाती है बेटा थोड़ी सी मिस्टेक, ठीक है ना? सॉरी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की परिभाषा क्या होगी? अब आयनन एंथैल्पी जो हमने पिछली पढ़ी थी अभी, उसमें तो हमने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को पृथक किया था, बाहर निकाला था, उसके लिए पावर लगाई थी। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है, और ग्रहण करने के बाद
जितनी ऊर्जा उसके पास शेष बचती है परमाणु के पास, उस ऊर्जा को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। कि किसी उदासीन परमाणु द्वारा गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात मुक्त होने वाली ऊर्जा, मतलब शेष बचने वाली या छोड़ने वाली जो ऊर्जा है, उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो देखो, गैसीय अवस्था में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात मुक्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। ठीक है, मतलब क्या करना है काम? सिंपल सा, इलेक्ट्रॉन खींचना है कहीं से, और इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद में पावर बचेगी, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। मतलब हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन खींचना भी है और पावर भी बचानी है। कहाँ ज्यादा पावर बचेगी, कहाँ कम बचेगी, वो भी बात कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये वाली बात हुई कि भाई एग्जाम्पल के लिए कोई ए और बी दो बच्चे हैं, इनको मैंने 100 रुपए का पेट्रोल डलाया गाड़ी में, और मैंने कहा भाई मार्केट जाओ बुक लेके आओ दोनों से। अब ये तो गया 10 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर में ले आया किताब को, तो मेरे को फ्यूल ज्यादा बचा के किसने दिया? तेल। इसने ज्यादा बचा के दिया क्योंकि पास से ले आया, इसने ज्यादा बढ़ा दिया इसलिए ये दूर गया है। तो मेरे को बचा कहाँ ज्यादा? यहाँ बचा। तो जितनी ज्यादा एनर्जी बचेगी उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जो बचेगी उसको। ठीक है ना? तो यहाँ भी हमको वही काम करना है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करना है और एनर्जी ज्यादा से ज्यादा बचानी भी है। उसी एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब मैं बात कर रहा हूँ वर्क और आवर्त की। देखो, ये x है, ये y है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, ये अंदर ग्रहण करेगा। कहाँ जल्दी ग्रहण करेगा? यहाँ जल्दी ग्रहण करेगा, वो पास ज्यादा है, नाभिक आवेश ज्यादा है, और जितना जल्दी ग्रहण करेगा उतनी ऊर्जा क्या बचेगी? ज्यादा बचेगी इसके पास। कुछ ज्यादा पावर लगाएगा नहीं खींचने में, जल्दी खींच लेगा। ये दूर है इसलिए इसको खींचने में ज्यादा पावर लग जाएगी, इसके पास ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब जहाँ कोश की संख्या ज्यादा रहेगी, नाभिक का आवेश कम रहेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में कठिनाई होगी, तो मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, कोश ज्यादा, आवेश कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में कठिनाई, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जब कठिनाई होगी तो मुक्त होने वाली ऊर्जा कौन सी? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम हो जाता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोश की संख्या तो रहती है कम, आवेश रहता है ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में क्या होगी? आसानी। और जब आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ज्यादा पावर लगानी नहीं पड़ेगी, और ज्यादा पावर नहीं लगेगी तो बचेगी पावर, तो मुक्त होने वाली ऊर्जा बढ़ जाएगी। वावर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घट जाता है। क्यों घट जाता है उसका रीजन मैंने तुमको लिख दिया। तो आज हमने 4 चीजों के बारे में डिस्कस किया: परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी। जो गलती से मैंने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी लिख दी थी, फिर से मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी मांगता हूँ। वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नहीं थी, आयनन एंथैल्पी थी। सारा कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया था वो सही था, केवल नाम गलत लिखा था। ठीक है बेटा, तो पार्ट 9 के अंदर हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे मिलेंगे पार्ट 10 के अंदर और कुछ नई प्रॉपर्टीज के साथ में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं पार्ट 10 के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।